नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश की चुनावी राजनीति को लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तमाम मीटिंग्स में मंथन के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो कई जगह नई चेहरों पर दांव लगाया गया है, लेकिन 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी की पहली लिस्ट में कई और भी ट्विस्ट हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से अमित शाह मैदान में होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर बीजेपी के मिशन 400 प्लस की पताका थामेंगे। प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की। केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। और इस तरह 24 के चुनावी मैदान में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई। लिस्ट ने थोड़ा चौंकाया तो ये भी बताया कि काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 कैंडिडेट्स के नाम हैं। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीट शामिल है। कई सीटों पर पुराने नाम हैं तो कई जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। खासतौर से दिल्ली के लिए ऐलान किए गए 5 में से 4 नए नाम हैं। इनमें चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी और नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज का नाम है। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के इतने छोटे से कार्यकर्ता को जो सीताराम बाजार की गलियों में रहा, उसको चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और अब की बार 400 पार हम रिकॉर्ड मार्जिन से चांदनी चौक की सीट जीत रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी तरह के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी की लिस्ट में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को MP के गुना से और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मेरे लिए, हम लोगों के लिए मिशन है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हो रहा है। जन कल्याण के कामों का एक नया इतिहास रचा गया है और अब तो संकल्प है उनका विकसित भारत। और मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प उनके नेतृत्व में, उन्हीं के हाथों से पूरा होगा और उसमें गिलहरी सा योगदान करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जाहिर है मिशन 400 प्लस के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कई बैठकों और मुलाकातों में मंथन के बाद पहली लिस्ट जारी की गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है।
बीजेपी की पहली लिस्ट में बंगाल की 42 में से 20 सीटों पर नामों की घोषणा की गई। इसमें आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह और बालूरघाट से वेस्ट बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं लोकेश चटर्जी इस बार भी हुगली से उम्मीदवार हुए। फिलहाल बशीरहाट सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। जिस संदेश खाली को लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है वो बशीरहाट लोकसभा में ही आता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में ही थे। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर कैसे निशाना साधा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाया, टीएमसी का मतलब समझाया। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। संदेश खाली का मुद्दा उठाया। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चुनावी राजनीति में विजय का रोड मैप बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बंगाल के दौरे पर रहे। बंगाल को हजारों करोड़ की सौगात दी। 2 रैलियां की और दोनों रैलियों में संदेश खाली के बहाने भद्रलोक की आने वाली जुबानी राजनीति का साफ संदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। जिस संदेश खाली को लेकर बंगाल में बवाल है, संदेश खाली के जिस बवाली शेख को लेकर दीदी के सियासी दुर्ग की दीवारें कांपने का इशारा दे रही हैं, वही संदेश खाली 24 के चुनाव में भगवा पताका वाली पार्टी की चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बनेगा, ये तय हो गया है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। बंगाल की बड़ी लड़ाई है, लिहाजा प्रधानमंत्री के तर्कश में वो हर तीर थे जिससे टीएमसी को टारगेट किया जा सकता था। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली पर ममता सरकार को घेरा तो करप्शन के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी पर निशाना साधा। टीएमसी माने विश्वासघात, अवताचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। प्रधानमंत्री 2 दिन बंगाल में रहे, हुगली और नादिया में रैली की और दोनों रैलियों में एक बार फिर 400 पार का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है? 2019 के मुकाबले बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है? क्या बीजेपी बंगाल की 42 में से 35 सीटें जीत सकती है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में इस बार 35 पार का टारगेट तय किया है, लेकिन जिस बंगाल में करीब 1.5 दशक से ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, पूरब के उसी सूबे में बीजेपी की राह क्या इतनी आसान रहने वाली है? जानने के लिए भद्रलोक की राजनीति को समझना जरूरी है। बंगाल जो आज सोचता है, देश उसे कल सोचता है। स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने पश्चिम बंगाल को लेकर यह कहावत करीब 1 सदी पहले कही थी, लेकिन 21वीं सदी के 24वें साल के चुनाव तक आते आते बंगाल की सोच और बंगाल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। लेकिन क्या यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में बड़ी विजय की उम्मीद लगाए हुए है? 2017 का साल और अप्रैल का महीना। रामनवमी का त्योहार था जब कोलकाता से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर चंदन नगर नाम के कस्बे ने नया रिवाज देखा। बंगाल में पहले भी रामनवमी होती थी, लेकिन ऐसी न होती थी। चंदन नगर ही नहीं, आसनसोल और बीरभूम से कोलकाता तक बंगाल की सड़कों पर ऐसे नारे पहली बार गूंजे थे। और यहीं से बंगाल की राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसने बीजेपी की राजनीति को बंगाल में फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। खास बात यह है कि बंगाल की सड़कों पर उतरी भीड़ ने बीजेपी के समर्थन में एक भी नारा नहीं लगाया, लेकिन देश के पूरब वाले छोर पर वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका था और इसके सिर्फ 2 साल में बीजेपी दीदी के सियासी किले के गले तक पहुंच चुकी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली। टीएमसी को 22 सीटें ही मिल पाई, जबकि इससे ठीक 5 साल पहले 2014 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 को बीते 10 साल तो 2019 को बीते 5 साल हो चुके हैं। अब 24 की चुनौती है। सवाल यह है कि बीजेपी का बंगाल विजय प्लान क्या है? जवाब है महिलाएं और नौजवान। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की बात की, नौजवानों का जिक्र किया और इशारा दिया कि 24 में बंगाल में यही बीजेपी का कोर वोटर हो सकता है। देश में करीब 97 करोड़ वोटर हैं, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा हैं। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 85 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। सवाल यह है कि इसमें बंगाल कहां है? जवाब यहां है। देश में पहली बार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बंगाल में ही बढ़ी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 20 लाख से ज्यादा नए वोटर शामिल हुए हैं। बीजेपी का मानना है कि पहली बार के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त समर्थक होते हैं। इसके साथ ही बीजेपी का फोकस उस कोर वोटर को साधने पर भी है जिसने बंगाल में
हाशिए पर रही बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन वो वोटर कौन है? वो वोटर है बंगाल का मतुआ समुदाय, जो आजादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान से आए थे। तब बांग्लादेश नहीं था। बंगाल के कई जिलों में मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में हैं। बंगाल में बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ाने में मतुआ समुदाय का अहम रोल रहा है। बीजेपी को बंगाल में 2 से 18 सीट तक पहुंचाने में मतुआ समुदाय की अहम भूमिका थी। लेकिन 2024 में मतुआ का मूड क्या है? 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतुआ समाज ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिए थे, जिसमें बीजेपी ने सीएए कानून लागू करने का वादा किया था। इसीलिए बीजेपी अपने स्कोर वोटर को फिर से साधने में कोई कसर नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि सीएए का मुद्दा फिर से गर्मा उठा है। बंगाल में करीब 17% मतुआ समुदाय के लोग हैं। नदिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मतुआ समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। लोकसभा की 10 से 20 सीटों पर मतुआ वोटर असरदार हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर मतुआ समुदाय से ही आते हैं, जिन्होंने पिछले महीने एक हफ्ते में सीएए लागू होने की बात कहकर सनसनी मचा दी थी। ये और बात है कि शांतनु ठाकुर ने बाद में खेद जताया था, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपने भाषणों में सीएए के ऐलान की बात कह चुके हैं। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है, जिसके बाद से कई राज्यों में हलचल है। खासतौर से असम और बंगाल में इसे लेकर राजनीति तेज होने के आसार हैं। लेकिन बंगाल विजय के लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसका सियासी नफा नुकसान क्या होगा, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि बंगाल की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली और बंगाल के विकास के मुद्दे के जरिए ममता सरकार को घेर रहे हैं और खासकर महिलाओं को साधने में जुटे हैं। 2019 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी है। वहीं बिहार में भी बड़ी जीत के लिए नीतीश कुमार के साथ 40 में 40 सीट जीतने का प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे और वहां के मंच से जो तस्वीरें आई, उसके बड़े मायने हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 18 महीने बाद एक साथ मंच पर आए तो अंदाज ऐसा था। माता की जय जय श्री राम। पीएम मोदी औरंगाबाद पहुंचे थे, रैली होनी थी, मंच तैयार था। प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे तो विशालकाय माला से उनका स्वागत किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रधानमंत्री को माला पहना रहे थे। नीतीश कुमार भी पास खड़े थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़ा और उन्हें माला के अंदर ले लिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए माला के अंदर से ही पब्लिक का अभिवादन किया। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक ही मंच पर थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और फिर कह दिया कि अब साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहने की सौगंध खा रहे थे।
लेकिन जिस अंदाज में बोल रहे थे उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटों की कामना करने में भी देर नहीं की। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए नीतीश कुमार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, टारगेट पर परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स थी। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं तेजस्वी यादव पर ही था जो चंद हफ्ते पहले तक नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार के एनडीए में आने से समीकरण बदल चुके हैं। मिशन 400 पार में जुटी बीजेपी बिहार की 40 सीटों पर नजरें जमाए हुए है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? 5 साल पहले के चुनाव में चलिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थे। तब बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थीं। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2019 के बाद 5 साल में बिहार का सियासी समीकरण बदल चुका है। जेडीयू के साथ आने के बाद बिहार में एनडीए में 5 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती बन सकता है। वैसे बिहार में एनडीए से कुछ सहयोगियों को छोड़कर छोटे दलों का रिकॉर्ड कैसा है, इसे 5 साल पहले के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। 2019 की तरह इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन एक तंबाकू व्यापारी इस सरकार के लिए हानिकारक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तंबाकू किंग पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। 3 दिन से इनकम टैक्स की टीम तंबाकू किंग के किंडर का सच पता लगाने में जुटी है। खुलासे एक से नहीं हो रहे। तंबाकू की नींव पर खड़े महल के अंदर क्या क्या है, ये जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर ये घड़ी मिल जाए तो शायद वक्त बदल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे से जड़ी इस घड़ी की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, कलाई पर बांधने वाली ये रोलेक्स डायमंड वॉच 2.5 करोड़ की है। और जिस कलाई में ये बंधी रहती थी, हम उस चेहरे को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक छत के नीचे लग्जरी गाड़ियों का संसार, जिनकी कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। ये देखिए फरारी 812 GTS, कीमत 6 करोड़ रुपए। लंबोर्गिनी उरुस, कीमत 4 करोड़ रुपए। और ये रही रॉल्स रॉयस की फैंटम EWP, जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। अकूत दौलत का ये वृक्ष दिल्ली में है।
लेकिन जड़ें कानपुर में हैं और दोनों ही जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम 3 दिनों से जमी है। इनकम टैक्स के टारगेट पर है टोबैको किंग के मिश्रा। बंसीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी के मालिक और कानपुर के व्यवसायी के मिश्रा के भारत स्थित अलग अलग तमाम इलाकों में छापेमारी की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से। मैं आपको तस्वीरें उनके दिल्ली में वसंत विहार इलाके में जो आवास है वहां से दिखा रही हूँ सीधी तस्वीरें। तो आप देखिए ये दिल्ली में उनका आवास है। कहा जाता है यहाँ पे के मिश्रा के बेटा शिवम मिश्रा और उनकी बहू रहती हैं। आप देख सकते हैं बंगलों का नाम भी शिवाय है और ये कहा जाता है कि उनके बेटे शिवम के नाम पर है। और यहाँ भी पिछले 3 दिनों से लगातार आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी में कई करोड़ कैश, साथ ही कई लग्जरियस गाड़ी जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है वो मौजूद है। आभूषण भी बरामद किए गए हैं, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ी हैं। कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ बताया था। तो ऐसे में इतनी महंगी गाड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, साथ ही कैश तकरीबन अब तक आयकर विभाग ने 4.5 करोड़ तक कैश ही बरामद किए हैं। बंसीधर तंबाकू कंपनी के मुखिया के मिश्रा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की 15 से 20 टीमों ने रेड मारी है। छापेमारी का विस्तार यूपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों तक है। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। नयागंज इलाके में बंसीधर एक्सपोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं और अंदर इनकम टैक्स की टीम टैक्स चोरी के सबूत जुटा रही है। हम आपको के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा के वायरल हो रहे डार्क सीक्रेट्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर टोबैको किंग पर क्या आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है कि बंसीधर तंबाकू का टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर ही दिखा रही थी। अपने हिसाब किताब में भी कंपनी ने हेरा फेरी की है। जिन कंपनियों का जिक्र लेन देन में है उन कंपनीज को फर्जी चेक भी जारी हो रहे थे। कई बोगस कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर कहें तो इस कंपनी पर फर्जी बिल, कच्ची एंट्री और फर्जी चेक के जरिए करोड़ों रुपए की सालाना टैक्स चोरी का शक है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कंपनी के मालिक से पूछताछ में ये भी जाना कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ ही है तो घर में 60 से 70 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां आखिर क्या कर रही हैं। अब आपको कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। दरअसल दिल्ली वाले बंगले पर इनकम टैक्स के अधिकारी के मिश्रा से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन के मिश्रा ये कहकर अधिकारियों के तीखे सवालों से बच रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का पहला सवाल यही है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ का है तो फिर 70 करोड़ रुपए के ऊपर की गाड़ियां उनके घर में कैसे हैं? करोड़ों की घड़ियां कहां से आईं? और क्या है ब्लैक किंगडम का असली सच? लोग बताते हैं कि साल 1931 में बंशीधर नाम से एक आदमी ने छोटी सी दुकान से अपना कारोबार शुरू किया। देश आजाद हुआ तो कारोबार कानपुर में फला फूला। 70 से 80 के दशक में कंपनी बड़ी होने लगी और गुटखा कंपनियों को माल सप्लाई करने लगी, आपूर्ति करने लगी। कंपनी का कार्यालय जब कानपुर में है जबकि संचालन दिल्ली से होता है। टोबैको किंग के मिश्रा परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। कानपुर में सिर्फ कर्मचारी बिजनेस संभालते हैं। फोन के जरिए के मिश्रा और उनका बेटा शिवम कानपुर के कर्मचारियों से संपर्क में रहते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों से संपर्क में है इनकम टैक्स की टीम। रेड पूरी होते ही टोबैको किंग से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे और हो सकते हैं। के मिश्रा के घर से बाहर निकलते इनकम टैक्स अफसरों को देखिए। हाथ में बैग है, कुछ नोटों से भरे हैं तो कुछ सबूतों से। देश के 5 राज्यों में तंबाकू किंग के साम्राज्य में करोड़ों की टैक्स चोरी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर को आईटी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा की इनकम और खर्च को उनके मौजूदा एसेट्स और उनके रिकॉर्ड से मिलान कर रही है।
7 करोड़ से ऊपर तो कैश और ज्वेलरी मिली है। तो क्या ये एक बड़ी रिकवरी की झांकी भर है? इसके साथ ही कारोबारी की गुजरात की ऊंझा में जो फैक्ट्री है, वहां पर गुंटूर में जिस फैक्ट्री से बंसीधर कंपनी माल खरीदती है, उस लोकेशन पर भी आयकर विभाग की टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। अब इस चेहरे को देखिए, नाम है शिवम कुमार मिश्रा। के मिश्रा के बेटे हैं। महंगी गाड़ियों के दीवाने और करोड़ों रुपए की घड़ियों को कलाई में बांधने के शौकीन। दिल्ली के वसंत विहार में जितनी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, सब शिवम के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हर लग्जरी गाड़ी का आखिरी 4 नंबर सेम है, 4018। इनकम टैक्स की टीम जानना चाहती है कि जो कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर दिखाती है, वहां अय्याशी लोग किसने बनाया? करोड़ों की घड़ियां और गाड़ियां कहां से आईं? इसके अलावा बंसीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी के द्वारा कच्ची में माल उन बड़े पान मसाला ग्रुप को बेचा जा रहा था, यानी कि उन बड़े पान मसाला ग्रुप ने कच्ची में माल इस कंपनी से खरीदा, जिसके आधार पर आयकर विभाग अब उन कंपनी पर भी एक्शन की तैयारी में है। फिलहाल अब तक की कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम ने 4.5 करोड़ कैश, साथ ही 2.5 से 3 करोड़ के आभूषण जब्त किए हैं। इसके साथ ही महंगी गाड़ियों को खरीदने के पैसे कहां से आए, इसकी पूछताछ भी चल रही है। अब आपको इस महारेड से जुड़ी एक और बड़ी बात बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक के मिश्रा और बंशीधर टोबैको कंपनी की कमाई का पता लगाते लगाते इनकम टैक्स के रडार पर एक बड़े पान मसाला ग्रुप का नाम भी आया है, क्योंकि के मिश्रा की कंपनी से कच्चे में एक बड़ा पान मसाला ग्रुप माल खरीद रहा था, यानी बिना किसी कागजी प्रक्रिया के बड़े पान मसाला ग्रुप को बंशीधर कंपनी ने माल बेचा है। इस बीच इनकम टैक्स की टीम ने बरामद हुए लग्जरी आइटम्स, ज्वेलरी, घड़ी और गाड़ियों के वैल्यूएशन के लिए स्पेशल टीम को बुलाया है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। इतनी महंगी गाड़ियां, आभूषण कहां से आए, इस तमाम सवाल जो आयकर विभाग की तरफ से कंपनी के मालिक यानी कि के मिश्रा के सामने रखा जा रहा है। और दिल्ली में उनके जितने भी आवास है, साथ ही उनके रिश्तेदार के जो आवास है अलग अलग इलाकों में, राजेंद्र नगर में मौजूद है, वहां भी छापेमारी चल रही है। साथ ही वो जिस कंपनी के साथ लेन देन करते हैं, जिस कंपनी से उनकी डील होती थी, उन कंपनी में जो उनके गुजरात में कुछ कंपनी मौजूद है, वहां भी लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना है कि ये रेड कितने दिन तक चलता है, क्योंकि जब तक आयकर विभाग को अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जितनी संपत्ति जिसका ब्यौरा नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि बेनाम संपत्ति का हिसाब नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरीके से आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो चलती रहेगी। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।